अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ टीचर कूल, जहाँ पे एक बार फिर हम आ गए हैं हमारी उसी प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाने के लिए जो हमने स्टार्ट की थी आप व्यूअर्स के रिक्वेस्ट के ऊपर। आप ही के हम क्लासिकल मैकेनिक्स के नोट्स यहाँ पे करा रहे हैं एंड उसी के अंदर हम जो है ये एडिशन लेकर आए हैं, जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं कोलिजन्स के बारे में। क्या होती हैं, क्यों होती हैं, क्या फ़ायदा होता है उन्हें स्टडी करने का, कैसे स्टडी करते हैं, कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर उन्हें स्टडी करते हैं। वी विल ट्राई to cover the entire topic of collision in this single video, जो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन अगर आप एक गो में देखेंगे तो आपको बहुत इजीली क्लियर होगी, क्योंकि अगर इसे पार्ट्स में बनाते हैं तो शायद कुछ कन्फ्यूजन्स हो सकती हैं। तो आप ही की रिक्वेस्ट के ऊपर ये प्लेलिस्ट बनाई जा रही है, आप ही की रिक्वेस्ट के ऊपर ये टॉपिक एक ही लाइन में एक ही वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं वेल एंड गुड, लेकिन जो चैनल के ऊपर नए आए हैं डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज़ टीचर कूल। एंड हम चलते हैं सीधा हमारे टॉपिक के ऊपर विच इज़ कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स। नाउ कोलिजन आप सभी को पता है क्या होता है, टकराना, राइट। तो साइंस के अंदर जब हम बात करते हैं कोलिजन, तो उस टाइम पे सिंस वी आर ऑब्जर्विंग एवरी सिंगल चेंज जो भी हो रहा है, तो हम कोलिजन्स को नाम दे देते हैं साइंस के अंदर इंटरैक्शन। मतलब आप कॉस्को की बोल लेते हैं, उसको किसी से कोलाइड कराते हैं, आपके लिए वो सिर्फ एक कोलिजन है, लेकिन एक साइंस स्टूडेंट के लिए उसके अंदर जो है बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस हैं कि उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी जहाँ से वो टकराएगा या जिस चीज़ से वो टकराएगा, क्या वो मूविंग है या वो स्टेशनरी है, क्या ये टकराएंगे तो इनइलास्टिकली टकराएंगे या इलास्टिकली टकराएंगे, क्या इनके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी, पत्थर टकराते हैं तो स्पार्क प्रोड्यूस होता है तो लाइट एनर्जी आएगी कि नहीं आएगी, या कुछ केसेस के अंदर जब कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स इंटरैक्ट करते हैं, कोलाइड करते हैं, तो उनके केस में हमारे पास कुछ रेडिएशंस भी निकल के आती हैं। हो सकता है विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर निकले, लेकिन ये भी हो सकता है कि नॉन विजिबल स्पेक्ट्रम में भी हमारे पास रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी ऑब्जर्व हो सकती हैं। लेकिन ये सारी ऑब्जर्वेशन होगी कहाँ, लैब्स में। तो इसीलिए हम बात करते हैं कि जब भी हम कोलिजन की बात करेंगे तो वी विल टेक इट एज इंटरैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, जो हमें ना सिर्फ कोलिजन किस नेचर की है बताएगा, बल्कि उनके डिपेंडिंग ऑन वो क्या रिजल्ट देगा मुझे इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स के बारे में भी बताएगा। जैसे कॉस्को की बॉल का हमने एग्जाम्पल लिया था, तो वो एक इलास्टिक कोलिजन होगी क्योंकि हमें पता है वो बाउंस बैक करेगी। लेकिन अगर आप किसी की तरफ पत्थर थ्रो करते हैं, ऑब्वियसली इंसान नहीं, किसी चीज़ की तरफ अगर आप पत्थर को थ्रो करते हैं, स्टोन को थ्रो करते हैं, नाउ सपोज अगर आप कोई पत्थर लेते हैं एंड एक दूसरे पत्थर से उसको हिट कराते हैं, तो वहाँ पे आपको कुछ स्पार्क आएगा, लेकिन वो बाउंस बैक नहीं करेगा। उससे हमें क्या क्या बात पता लग रही है? फर्स्ट थिंग इज इनइलास्टिक कोलिजन है, क्योंकि मेरे पास जो भी एनर्जी थी वो लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट हुई है, तो इसका मतलब एनर्जी लॉस हुआ है। ऑल्सो क्योंकि उन्होंने बाउंस बैक नहीं किया है, तो इसका मतलब जो स्टोन है इट इज़ अ हार्ड सब्सटेंस, वो बाउंस बैक नहीं कर रहा बिकॉज उसकी इलास्टिसिटी नहीं है। सो इस तरीके से हम बहुत सी बातों का कंक्लूजन निकाल सकते हैं इन इंटरैक्शंस को पढ़ के, इन्हें ऑब्जर्व करके। जैसे अगर अब आप पूछे कि इसका कुछ आप कह सकते हो कि कुछ एफर्मेटिव या कुछ प्रोडक्टिव आप एग्जाम्पल दीजिए, तो उस केस में होगा रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, जिसके अंदर गोल्ड का एक फॉयल लिया गया था। रदरफोर्ड ने उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स से बम्बार्डमेंट की थी, मतलब थ्रो किया था, एंड जब उसके ऊपर वो थ्रो करे गए तो वो कुछ पॉइंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुए, कई जगह पे रिकॉयल किया, कई जगह पे वो अनडिफ्लेक्टेड गए। तो उससे कुछ चीज़ें निकल के आई कि कहीं ना कहीं अंदर जो एटम है उसके अंदर सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है जो उसे डिफ्लेक्ट कर रहा है, और उससे जितना दूर जाते हैं उतने ही पार्टिकल्स मेरे अनडिफ्लेक्टेड जा रहे हैं। तो दैट मीन्स वहाँ से मेरे पास एक कंसेप्ट निकल के आया था जिसको रदरफोर्ड ने नाम दिया था कोलिजन का, राइट। तो इसी तरीके से हम कुछ ऑब्जर्वेशंस करते हैं, जैसे इनिशियली
कुछ कंडीशंस हम ऑब्जर्व करेंगे, उन्हें नोट डाउन करेंगे, फाइनल जो स्टेट होगा उसके अंदर भी हम ऑब्जर्वेशंस करेंगे एंड उन्हें मैच करेंगे। तो मैच करने के बाद कुछ चीज़ों को हम नाम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब इनिशियली हम देते हैं तो हम दो केसेस हो सकते हैं कि या तो मेरे टारगेट एंड इंसिडेंट पार्टिकल दोनों मूव कर रहे हैं, या फिर टारगेट एट रेस्ट एंड कोई भी इंसिडेंट पार्टिकल आके उससे टकराएगा। तो दो केसेस हो गए। और फाइनली जो इंसिडेंट पार्टिकल होता है वो क्या हो जाता है, स्कैटर, वेयर एज टारगेट जो होता है वो क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट, राइट। ये सिर्फ टर्मिनोलॉजीज हैं। नाउ इसके बाद हम आते हैं कि जब भी कोई चीज इंटरैक्ट करती है तो उस केस के अंदर इंटरैक्टिव फोर्सेस, इंटरैक्शन फोर्सेस जो हैं अपीयर होती हैं, या अब वो जैसा मैंने कहा अपीयर होती हैं। सो विल से दो कैटेगरीज हमारे पास आएंगे निकल के। एक जो ऑलरेडी फोर्सेस हैं एंड उनके इम्पैक्ट के अंदर कोलिजन हो रहा है, एक होती है कि कोलिजन हुआ उस टाइम के ऊपर सिर्फ उस मोमेंट के लिए कुछ फोर्सेस जनरेट हुई। फॉर एग्जांपल, कोई बड़ी चीज़ें जब टकराती हैं, बहुत बड़े मासेस, तो हम बोलते हैं अंडर ग्रेविटी के इफेक्ट में वो टकरा रहे हैं। चार्जेस जब टकराते हैं तो हम बोलते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर वो कोलाइड कर रहे हैं। बट इन केस ऑफ जैसे कॉस्को की बॉल है या स्टोन है, तो उसे हमने थ्रो किया है, इनिशियल फोर्स दी है, उसके कारण वो टकराएंगे। लेकिन जब वो टकराएंगे तो वहाँ पे एक इंटरैक्टिव फोर्स जो है वो जनरेट होगी, विच इज ओनली वाइल कोलिजन। जब वो टकराएंगे उस टाइम के ऊपर फोर्सेस होंगी जो उनको बाउंस बैक कराएंगी एंड दैट्स इट, वो वहाँ से वैनिश कर जाएंगी। उसके बाद उनकी मोशन चलेगी, रुकेगी, वो एक अलग ऑब्जर्वेशन है। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ इंटरैक्टिव फोर्सेस, एक जो परमानेंटली है, एक जो सिर्फ कोलिजन के टाइम पे अपीयर हुई है एंड दे वैनिश एज सुन एज द इंटरैक्शन इज ओवर। अब दो तरह की स्कैटरिंग बेसिकली, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, वाइल इंटरनल सिस्टम, इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनली कुछ भी उस पार्टिकल का डिस्टर्ब नहीं होता है बिकॉज द बॉडी इज इलास्टिक। Whereas in case of elastic scattering, inelastic scattering, kinetic energy is not conserved. फॉर एग्जाम्पल, पत्थर लिया, आपने ज़मीन पे फेंका, वो वहीं पे रह जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व हुई नहीं, क्योंकि कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग इनिशियल सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी शुड कम आउट टू बी सम ऑफ इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई है, जीरो हो गई है, सब कुछ रेस्ट पे आ गया, तो इट इज़ नॉट कंजर्व। ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी जब कंजर्व नहीं है तो सिमिलरली मोमेंटम भी कंजर्व नहीं होगा। ऑल्सो जो भी मेरी इनिशियल एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी रेस्ट पे आ गई, तो इसका मतलब वो एनर्जी कहीं ना कहीं गई होगी। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये तो हम सबको पता है। तो वो कहाँ गई होगी, हीट में गई होगी, लाइट में गई होगी, साउंड में गई होगी, धमाका होता है, और जब एलिमेंट्री पार्टिकल्स को लाइट करते हैं तो रेडिएशंस निकलती हैं, जो मैं ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। ऑल्सो इन सम केसेस नए के नए पार्टिकल्स बन जाते हैं, राइट। एलिमेंट्री पार्टिकल्स की जब हम बात करते हैं तो उन केसेस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंबाइन होकर एक फोटोन बना देते हैं, या दो फोटोन इंटरैक्ट करते हैं, एक प्रोटॉन बना देता है, एक न्यूट्रॉन बना देता है, तो इससे कि कुछ नए पार्टिकल्स जो हैं वो भी बन जाते हैं। सो दीज आर बेसिकली, आप कह सकते हो, जनरल रिजल्ट्स जो हमारी कोलिजन्स के अंदर हो सकते हैं। नाउ इलास्टिक स्कैटरिंग, अब मैं इसके ऊपर हम प्रेशर दे रहे हैं, इसका कुछ खास काम नहीं रहता। इलास्टिक स्कैटरिंग के ऊपर आते हैं। अब जब इलास्टिक स्कैटरिंग की बात करते हैं, हमारे पास एक कंसेप्ट होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे फॉर एग्जांपल, जब आप ये वीडियो देख रहे हो उस टाइम पे आई एम नॉट टीचिंग, तो आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आई एम टीचिंग, लेकिन मेरे लिए मैं रेस्ट पे हूँ, मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। सो दिस वे हम बहुत सारी अदर लैब सिस्टम्स, अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर बैठ के ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो इन जनरल हम बोलते हैं, एक जनरल ओवरव्यू हो जाएगा, दो पार्टिकल्स हैं, दे आर मूविंग, एक दूसरे की तरफ टकराएंगे एंड अलग अलग डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, राइट। फिर आता है लेबोरेटरी सिस्टम, जिसके अंदर हम मेजरली
कैलकुलेशंस करते हैं, मेजरमेंट्स करते हैं। इस केस के अंदर हम यूजुअली टारगेट को रेस्ट पे रखते हैं, जैसे रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल को रेस्ट पे रखा था। इंसिडेंट पार्टिकल जो है वो आएगा, टकराएगा, इंटरैक्ट करेगा एंड डिफ्लेक्ट होगा, स्कैटर होगा, टारगेट भी डिफ्लेक्ट होगा। ऑल्सो इसके अंदर इंसिडेंट पार्टिकल स्कैटर होगा वेयरएज टारगेट इज रिकॉइल्ड। ठीक है। नाउ थर्ड सिस्टम इज सेंटर ऑफ मास सिस्टम। नाउ सेंटर ऑफ मास सिस्टम इज point at which the entire mass of the system appears to be acting। तो सेंटर ऑफ मास का तो पहली चीज सीधा ये आ जाएगा, भाई मैं रेस्ट पे रहूंगा, दिस इज द मोस्ट आलसी वाला पॉइंट। तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा, तो इसका मतलब M1 और M2, जो पहले M2 रेस्ट पे था, अब उसे भी मूव करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो मूव कर नहीं रहा, राइट। जैसे देखो यहाँ पे ये रेस्ट पे था, तो सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ था, फिर यहाँ यहाँ यहाँ, इस केस में लैब सिस्टम में वो मूव कर रहा था, फिर वो एट द एंड यहाँ कहीं गया। लेकिन सेंटर ऑफ मास के सिस्टम में क्या होगा, ये रेस्ट के ऊपर होगा, इंसिडेंट तो ओरिजिनली आ ही रहा था, इसको हम कहेंगे कि ये भी इसकी तरफ आ रहा है, ये हम ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे, सेंटर ऑफ मास पे ही ये टकराएंगे एंड देन दिल डिफ्लेक्ट बैक। सो ये केस होगा हमारा सेंटर ऑफ मास सिस्टम का। अब देखो की पॉइंट से कुछ बातें हमें समझ आती हैं। जब हम बात करते हैं लेबोरेटरी सिस्टम या सेंटर ऑफ मास सिस्टम की, तो उनके कुछ पर्टिकुलर रीजंस हैं। फर्स्ट थिंग, सेंटर ऑफ मास हमें नहीं पता कहाँ पे है फिजिकली, हाँ भाई ये यहाँ पे है, ऐसा नहीं होता। सो सेंटर ऑफ मास को वी कैन नॉट मेजर डायरेक्टली। देयरफॉर हम क्या करते हैं, हम लेबोरेटरी सिस्टम के अंदर जाते हैं और लेबोरेटरी के अंदर जाके हम मेजरमेंट्स करते हैं। मेजरमेंट्स करने के बाद हम उन्हें ट्रांसफॉर्म करते हैं सेंटर ऑफ मास सिस्टम के अंदर। व्हाई? क्योंकि सेंटर ऑफ मास क्या करता है, हर चीज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता है, जहां पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं अगर हम डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर बात करते हैं तो, राइट। सो वी से चॉइस ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स इज नेसेसरी। सबसे पहली चीज कि आप स्फेरिकल ले रहे हैं, कोऑर्डिनेट का ले रहे हैं, जनरल कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, स्फेरिकल ले रहे हैं, सिलेंड्रिकल ले रहे हैं, ऑब्वियसली जैसा आपका सिस्टम होगा। देन हर सिस्टम के अपने कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। कई बार हमारा स्फेरिकल लेना बहुत हेल्पफुल रहता है, लेकिन कई बार स्फेरिकल के चक्कर में सब कुछ घूम जाता है। एक्चुअली में हम लैब फ्रेम में काम करेंगे, देन विल ट्रांसफॉर्म टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मेजरमेंट्स, देन ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन, कि कैसे मैं एक मेजरमेंट को सेंटर ऑफ मास के फ्रेम के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो यहां तक आई होप आपको जो भी इंट्रोडक्टरी पार्ट था, जो भी एक्सप्लेनेटरी पार्ट था, वो आपको यहां तक क्लियर है, सो दैट हम अपनी कोलिशंस के ऊपर, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस के ऊपर जा सकते हैं। यहां तक इनइलास्टिक, इलास्टिक के क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है वो हम बता चुके हैं। अब देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। सबसे पहले तो देखो, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लैब फ्रेम से जाना है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, ठीक है। आई विल से लैब फ्रेम से हमें जाना है, यहाँ पे एरो, एंड दिस इज सेंटर ऑफ मास फ्रेम। डायग्राम में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो आई थिंक आपको क्लियर है कि कैसे यहाँ पे टारगेट एट रेस्ट था। देयरफॉर U2 जो है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ टारगेट इज 0 एंड इनिशियली U1 से आ रहा है, देन दे गेट स्कैटर्ड θ1 एंड θ2 एंगल से, एंड ये V2 से गया, ये V1 से गया। जब हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जाएंगे तो हर चीज़ के ऊपर डैश आ जाएगा, ये U1 डैश हो जाएगा। ऑल्सो अब U2 जो है वो 0 ना होके कुछ नेगेटिव वैल्यू होगी ऑपोजिटली U1 के, तो ये आ जाएगा U2 डैश। U, सिर्फ U जिसके ऊपर कोई हाइफन नहीं है, कुछ नहीं है, वो मेरी वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। इसको करते हैं कैपिटल U, ठीक है, बिकॉज स्मॉल u जो है, स्मॉल u इज U1 माइनस U2 या फिर U1 डैश माइनस U2 डैश, विच इज द रिलेटिव वेलोसिटी इन दोनों की। यहाँ पर रिलेटिव क्या थे, सिर्फ U1, क्योंकि U2 0 है, वहाँ पर भी सेम वैल्यू आएगी, लेकिन इसकी और इसकी इंडिविजुअल वैल्यूज जो होंगी वो थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। ऑल्सो ये सेंटर ऑफ मास के पॉइंट के ऊपर ही इंटरैक्ट करेंगे, एंड देन दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स ऑपोजिट डायरेक्शंस, सो द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन विल बी थीटा डैश,
राइट तो हम सबसे पहले कहते हैं कि r जो है लेट अस से ये पोजीशन कोऑर्डिनेट है या पोजीशन वेक्टर है जो मुझे बताएगा वेयर इज माय सेंटर ऑफ मास। देन छोटी क्लासेस के अंदर ये इक्वेशन करके आए थे कि m1 इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ एवरी पार्टिकल समेशन करेंगे तो टोटल मास इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये इक्वेशन एज इट इज थी। डिफरेंशिएट कर देते क्योंकि हमें क्या चाहिए, वेलोसिटीज। डिफरेंशिएट करेंगे तो r1 डॉट r2 डॉट कैपिटल R डॉट, कैपिटल R डॉट तो सीधा v आ जाएगा विच इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 u1 प्लस m2 u2। अब u2 की वैल्यू इज 0, सो आई से m1 u1 इज m1 प्लस m2 v। यहां से मेरे पास स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास निकल के आई है इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड मासेस। सो दिस इज द कनेक्टिंग पार्ट जो मेरी u1 डैश और u2 डैश को निकालने में हेल्प करेगा। अब एक चीज देखो, यहाँ पे हमने बोला था u2 रेस्ट के ऊपर है, u1 आ रहा था, सो दिस इज माय u2, u1 आया इस तरीके से, तो सपोज इसकी वेलोसिटी इज 10 टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, राइट। तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी 10। अब देखो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे सेंटर ऑफ मास क्या रहता है मिड पॉइंट पे, तो जब ये यहाँ पे था तो यहाँ कहीं रखा होगा, फिर ये जब यहाँ आया होगा तो ये यहाँ शिफ्ट हुआ होगा, सो दिस इज सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास भी कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा था अनटिल जब तक उसने उससे इंटरेक्ट करा, और उसके बाद वो जब पार्टिकल्स ये दोनों यहाँ थे तो यहाँ कहीं रहा होगा और फिर इट इज मूविंग। तो सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है इन द लैब फ्रेम, तो वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इस वेलोसिटी से। अब देखो ये रेस्ट पे ये मूविंग, ये मूविंग, इस केस में ये रेस्ट पे ये मूविंग, ये मूविंग, कलेक्टिवली रिलेटिव वेलोसिटी क्या रहनी चाहिए जो इनिशियली थी। तो इसका मतलब ये तो मूव कर ही रहा है, ये मूव करेगा इधर। अब ये कितना मूव करेगा इसका रिलेशन इज डायरेक्ट कि यहाँ पे जितनी स्पीड से सेंटर ऑफ मास उधर जा रहा था उतनी स्पीड से वो इधर आ रहा था, क्योंकि सेंटर ऑफ मास को क्या लग रहा है कि मैं मूव नहीं कर रहा हूं, वो मेरी तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि अब ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है, सेंटर ऑफ मास के ऊपर। तो एज इट इज u2 की वेलोसिटी जो वीक थी वो u2 की वेलोसिटी बन जाएगी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहां से सिर्फ माइनस साइन लगाएंगे और मेरे पास आ जाएगा u2 डैश। u2 डैश मेरे पास आ गया, u1 डैश मुझे निकालना है। u1 डैश क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी में से सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को मैं माइनस कर देती हूँ तो मेरी u1 आ जाएगी। यहाँ से माइनस करेंगे तो आई गेट द वैल्यू ऑफ u1 डैश। नाउ आई नो द वैल्यू ऑफ u1 डैश, u2 डैश एंड इनिशियली सेंटर ऑफ मास कितना मूव कर रहा था। तीन चीजें अननोन थी, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी, यहाँ पर ये दोनों वेलोसिटी, क्योंकि अब ये रेस्ट पे हो गया तो ये भी अलग हो गई, ये भी अलग हो गए, तीनों की मेरे पास आ चुकी है, राइट। तो नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ सेंटर ऑफ मास किस स्पीड से मूव कर रहा था लैब फ्रेम में, एंड सेंटर ऑफ मास फ्रेम में मेरा m1 और m2 किस तरीके से किस स्पीड से मूव कर रहा था। आई हैव दोज वैल्यूज, ठीक है। अब चलते हैं इनिशियल और फाइनल मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर। तो एक चीज हम मान लेते हैं कि सपोज बिफोर कोलिजन जितने भी मोमेंटम हैं हम उन्हें डिनोट करेंगे k से, एंड आफ्टर द कोलिजन जितने भी मोमेंटम हैं उन्हें डिनोट करेंगे हम p से। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं इनिशियल मोमेंटम m1 और m2 का इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। सिंपल, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, सो k1 डैश हो जाएगा m1 इंटू u1 डैश। u1 डैश की वैल्यू डाल दो यहाँ से, m1 m2 u1 अपॉन m1 प्लस m2। ये चीज क्या है, रिड्यूस्ड मास, तो म्यू आ गया, राइट। ऑल्सो या तो आप म्यू इंटू u1 लिखो, या फिर इसमें से m1 और u1 को अगर हम इकट्ठे करते हैं तो वो क्या होगा, लैब फ्रेम के अंदर इनिशियल मोमेंटम। सिमिलरली k2 की वैल्यू निकालते हैं m2 इंटू u2 डैश, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, दोबारा से m1 और u1 को मैंने लिख दिया k1। सो नाउ आई हैव द वैल्यू ऑफ k1 एंड k2 इन टर्म्स ऑफ k1। अब देखो दोनों क्या आ रहे हैं, सिर्फ माइनस साइन है, ओवरऑल सेम आ रहे हैं। इसका मतलब मैग्नीट्यूड वाइज k1 और k2 क्या है, सेम है,
मतलब आफ्टर द कोलिजन, सॉरी बिफोर द कोलिजन, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में दोनों पार्टिकल्स का मोमेंटम क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक है, अब बात करते हैं लैब फ्रेम के अंदर। लैब फ्रेम के अंदर यहाँ पे रेस्ट पे मेरा टारगेट था, इनिशियल पार्टिकल इधर से आ रहा था, तो ये मेरा कुछ सिनेरियो आ रहा है, R1 इधर चला गया, R2 इधर आ गया, डिफ्लेक्शन θ1 θ2, ये मेरा सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन R, यहाँ से पार्टिकल 1 का R1 डैश, पार्टिकल 2 का R2 डैश। क्लियर है, पोजीशन वेक्टर्स आ गए। ऑल्सो हमें एक बात पता है कि जब हम सेंटर ऑफ मास में जाते हैं तो R डैश, ये R है, लेकिन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सेंटर ऑफ मास बोलता है मैं रेस्ट पे रहूंगा एंड मैं ओरिजिन के ऊपर रहूंगा, तो मेरा जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, 0, तो ये चीज 0 आएगी। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ही सेंटर ऑफ मास की इक्वेशन m1 इंटू R1 डैश प्लस m2 इंटू R2 डैश 0 आएगी, क्योंकि R डैश 0 है। यहां से इस इक्वेशन के अंदर अब मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर देखो m1 R1 डैश है, ठीक है, m2 R1 डैश ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। जब m2 R1 डैश ऐड करेंगे तो यहां आ जाएगा, माइनस साइन करेंगे तो ये चीज आएगी। ये चीज करने का फायदा क्या होगा, मुझे R1 डैश चाहिए, तो दो वेरिएबल है R1 डैश और R2 डैश, तो मैं R2 डैश को कन्वर्ट करूंगी R में, बिकॉज R इज कॉमन टू बोथ लैब फ्रेम एंड सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो यहां से R1 डैश माइनस R2 डैश मेरा क्या बन जाएगा, R। तो इन टर्म्स ऑफ R डैश मेरे पास आ गई R1 डैश की वैल्यू। दिस इज रिड्यूस मास बनाने के लिए m1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो m1 नीचे आ जाएगा, म्यू R डैश ओवर m1। सिमिलरली अब इसी इक्वेशन के अंदर मुझे R1 को बनाना है R की टर्म में, तो m2 यहाँ पे m1 R2 डैश को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड ऐड करेंगे। सेम प्रोसेस से मेरे पास वैल्यू आएगी ये R1 डैश R2 डैश आ गया, तो उनकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी निकालेंगे तो R1 डॉट म्यू और m1 कांस्टेंट है, तो सीधा R डैश डॉट R2 डैश डॉट इज म्यू बाय m2 R डॉट डैश डॉट। ठीक है, मेरे पास वेलोसिटीज आ गई। वेलोसिटीज के बाद ऑल्सो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, u1 माइनस u2। ठीक है, u1 माइनस u2 को हम क्या लिख सकते हैं, R1 डॉट माइनस R2 डॉट, ऑल्सो R1 डैश डॉट माइनस R2 डैश डॉट। R1 डैश भी है, R2 डैश डॉट भी है। ठीक है, तो इसके अंदर अब एक चीज क्या कर रहे हैं, R1 डैश डॉट m1 को इससे मल्टीप्लाई करा तो ये आया म्यू R डैश डॉट, इसको करा तो माइनस आया, तो सिर्फ क्या है, ये माइनस साइन का फर्क आ रहा है, यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है। दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, ये ऊपर वाला। यहां से देखो ये क्या है, फाइनल मोमेंटम, सो P1 डैश इज नेगेटिव ऑफ P2 डैश, इक्वल एंड ऑपोजिट आफ्टर द कोलिजन। तो मेरे पास एक और रिजल्ट आ गया, ये चीज। अब ये सेंटर ऑफ मास का फायदा है लेने का। सेंटर ऑफ मास में एक चीज देखो, बिफोर द कोलिजन दोनों पार्टिकल्स का मोमेंटम इक्वल एंड ऑपोजिट है, आफ्टर द कोलिजन भी इक्वल एंड ऑपोजिट है। ऑल्सो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, K1 डैश प्लस K2 डैश इज इक्वल्स टू P1 डैश प्लस P2 डैश होगा। वाई, बिकॉज मोमेंटम इज कंजर्व्ड, इलास्टिक कोलिजन है। यहां से अब करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हाफ m1 u1 डैश स्क्वायर हाफ m2 u2 डैश स्क्वायर आ गया इनिशियल, फाइनल आ गया इन टर्म्स ऑफ v। काइनेटिक एनर्जी जब हम करते थे, काइनेटिक एनर्जी होता था हाफ m v स्क्वायर या फिर p स्क्वायर बाय 2m, जनरल फॉर्मूला। तो यहां से इसको मैंने K1 डैश के फॉर्म में लिख लिया, K2 डैश के फॉर्म में लिख लिया, P1 और P2 के में लिख लिया। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है K1 और K2 में सिर्फ माइनस साइन का फर्क आएगा। ऑल्सो जब स्क्वायर होगा तो वो माइनस साइन भी चला जाएगा, तो मैंने इसकी जगह पे K1 डैश करा, कॉमन लिया, एलसीएम लिया, ये आया, इससे ये कैंसिल हो गया, राइट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया। इसका मतलब K1 और P1 डैश, K1 डैश और P1 डैश मतलब जो मेरा पार्टिकल 1 है उसकी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन मोमेंटम सेम है। पार्टिकल 1 और 2 का सेम है,
बिफोर एंड आफ्टर, एंड वन पार्टिकल का बिफोर एंड आफ्टर भी सेम है। तो इसका मतलब ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी भी सेम है। तो इसका मतलब सबसे बड़ा फायदा, सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर आपको डबल मेजरमेंट्स नहीं करनी। आपने जो एक बार इनिशियल मेजरमेंट्स कर दी वही चलेंगी, वही सेम रहेंगी, वो कांस्टेंट्स रहेंगी। मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। लेकिन जब आप लैब फ्रेम के अंदर जाते हैं तो सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू सम ऑफ फाइनल मोमेंटम। K2 जो था 0 था क्योंकि मेरा टारगेट रेस्ट पे था, तो ये इसका सम आता है, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे कंजर्व होगी, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। ये मेरा क्या है, 0 है, वाई बिकॉज U2 इज 0, ठीक है। तो ये भी करनी पड़ेगी और ये भी करनी पड़ेगी। आपको लैब फ्रेम के अंदर डबल मेजरमेंट्स करनी ही पड़ेंगी क्योंकि वैल्यूज चेंज होती हैं, उनका एडजसेंट सम लिया जाता है एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्लियर है।